बच्चों, मैं दीपक शर्मा आपके अपने YouTube चैनल दीपक साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, इससे पहले वाली क्लास के अंदर हमने nवें कक्ष के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है तो इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी, इसके बारे में हमने बात की थी, चर्चा की थी डिटेल से। और हमने nवें कक्ष के अंदर किसी भी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा को ज्ञात करने के लिए गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और टोटल ऊर्जा का हमने फॉर्मूला ज्ञात किया था। और बच्चों, हमने हाइड्रोजन परमाणु की मूल अवस्था, प्रथम उत्तेजित अवस्था, द्वितीय उत्तेजित अवस्था, इन कक्षाओं के अंदर भी हमने एनर्जी के बारे में चर्चा की थी। और बच्चों, आज हम इस क्लास में हमारे उस टॉपिक से रिलेटेड, ऊर्जा से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन सोल्व करेंगे जिनका आप अच्छे से जवाब देना है। आपको बहुत सिंपल है, बहुत ही मजेदार है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो बच्चों, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि जैसे ही आपको वीडियो अपलोड किया जाए आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। और बच्चों, ज्यादा से ज्यादा अपनी इस क्लास को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कीजिएगा। तो चलते हैं, हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बारे में। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन हमें कह रहा है कि जो हमारे पास में जो हीलियम पॉजिटिव आयन है, हीलियम पॉजिटिव आयन है के लिए प्रथम उत्तेजित अवस्था में क्या ज्ञात करनी है? ऊर्जा है। हमें ये पूछा गया है कि जो हीलियम पॉजिटिव, पहले तो बच्चों मैं आपको क्लियर कर दूं, हीलियम पॉजिटिव के अंदर इलेक्ट्रॉन कितना है? एक है, इसलिए इस पर नील्स बोर का परमाणु मॉडल लागू होता है। ठीक है ना? नील्स बोर का परमाणु मॉडल केवल उन्हीं इलेक्ट्रॉन या केवल उन्हीं एटम या उन्हीं आयनों पर लागू होता है जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? एक होती है। क्लियर? तो देखो आगे हमें क्या पूछा गया है? प्रथम उत्तेजित अवस्था। तो बच्चों देखो, हमें क्या दिया गया है? हमें क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन पता करना है कि क्वेश्चन नंबर 1 का जो हमारे पास में सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा। बच्चों ध्यान से समझिएगा, हमें ऊर्जा के बारे में पूछा गया है। और बच्चों, आपको अच्छी तरीके से पता है, आप सभी जानते हो, क्या जानते हो बच्चों, कि nवें कक्ष के अंदर गति कर रहे इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा होती है वो कितनी होती है? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू Z² अपॉन N², जहां Z क्या है? एटॉमिक नंबर है। और बच्चों N क्या है? यहां पर N क्या है? कक्ष की संख्या है कि कौन से कक्ष में इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है, या फिर मैं कहूं मुख्य क्वांटम संख्या है। अब आपको क्वेश्चन दिया गया है, आपको पता है फॉर Hc पॉजिटिव आयन के लिए आपको पता है Z का मान कितना होता है? 2 होता है बच्चों। अरे बच्चों, हीलियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 2 होता है। और बच्चों, आपको क्या कहा गया है? प्रथम उत्तेजित अवस्था। और बच्चों, जो हमारे पास में जो प्रथम उत्तेजित अवस्था होती है, उत्तेजित अवस्था, उस प्रथम उत्तेजित अवस्था के लिए आपको पता है कि जो N का मान होगा वो कितना होगा बच्चों? 2 होता है। मैंने आपको बहुत बार बता दिया। ठीक है ना? जो हमारे पास में मूल ऊर्जा स्तर होता है N बराबर 1, उसे हम मूल ऊर्जा स्तर कहते हैं। और जब मूल ऊर्जा स्तर से इलेक्ट्रॉन N बराबर 2 के अंदर जाता है, दूसरे कक्ष में जाता है, तो बच्चों N बराबर 2 है, लेकिन इस इलेक्ट्रॉन का प्रथम संक्रमण है, इसलिए बच्चों हम इसे क्या कहते हैं? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, प्रथम उत्तेजित अवस्था कहते हैं। ये बात क्लियर? उत्तेजित अवस्था मुख्य क्वांटम संख्या से एक ज्यादा होती है। थोड़ा ये आप ट्रिकली याद रखना। जैसे आपको यहाँ प्रथम कहा जाए तो प्रथम उत्तेजित अवस्था कहा जाए तो मुख्य क्वांटम संख्या से एक ज्यादा, n का मान यहाँ प्रथम है तो एक ज्यादा 2 आ जाएगा। द्वितीय कहा जाए तो n का मान 3 आ जाएगा। तो बच्चों, यहाँ पर हम बात करें तो प्रथम उत्तेजित अवस्था की अगर बात करें तो हमारे पास में प्रथम उत्तेजित अवस्था का मतलब हीलियम आयन के लिए N बराबर 2। और तो बच्चों, इसके अंदर जो हमारे पास में एनर्जी होगी वो कितनी होगी? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू Z का मान कितना है? 2।
2 का स्क्वायर, n का मान कितना है 2, 2 का स्क्वायर, यहां तो कैंसिल हो गए। तो बच्चों हमारे पास में जो रिजल्ट आ रहा है वो कितना आ रहा है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है। और बच्चों ये हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन होगा। तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा बच्चों, हमारे पास में राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। तो ये क्वेश्चन तो मैंने आपको अच्छे से क्लियर करा दिया है, लेकिन आगे के क्वेश्चन में आपसे करवाने वाला हूं। ठीक है, ये मैंने एक क्वेश्चन करवा दिया, अब आगे के क्वेश्चन आप मुझे बताओगे। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 2 है कि जो हाइड्रोजन परमाणु में किसी कोष में इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा और बच्चों कुल ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा और कुल ऊर्जा का जो अनुपात है वो कितना होता है। मतलब हमसे ये पूछा गया है कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है किसी कोष में, और जो हमारे पास में टोटल एनर्जी होती है उसका रेशियो क्या होता है, ये हमसे बच्चों पूछा गया है। तो चलो जल्दी से मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, आप जल्दी से इसको सोल्व करके मुझे तुरंत कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भेजें। ठीक है, मैं आपके आंसर का इंतजार कर रहा हूं। ठीक है बच्चों, तो जल्दी से अपने उत्तर का जल्दी से कमेंट कीजिए फास्टली। तो बच्चों जल्दी कमेंट कीजिएगा कि क्या होगा हमारे पास में, इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो हमें आंसर बताना है, हमें ये बताना है कि काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी का जो अनुपात होगा वो हमारे पास में क्या होगा, ये हमें बच्चों बताना है। ठीक है, तो जल्दी कमेंट करके बताइए बच्चों कि क्या होगा हमारे पास में, जल्दी बताइएगा, जल्दी बताइएगा। चलो अब इधर देखिएगा, हाँ बिल्कुल इधर देखिएगा कि हमारे पास में जो होगा काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी का जो रेशियो होगा वो हमारे पास में क्या आएगा। तो बच्चों ध्यान से समझिएगा सॉल्यूशन 2 दूसरे क्वेश्चन का क्या सॉल्यूशन होगा कि किसी कोष में इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा और टोटल ऊर्जा। सबसे पहले तो मैंने आपको कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट के अंदर कुछ फैक्ट्स लिखाए थे, कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट लिखाए थे, और बच्चों उस पॉइंट के अंदर मैंने आपको ये बात क्लियर की थी, मैंने रिलेशन बताया था इन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी के बीच में। तो बच्चों हम जानते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है और जो टोटल एनर्जी होती है उसके बीच में रिलेशन क्या होता है। तो बच्चों रिलेशन क्या होता है, जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो हमारे पास में माइनस En टोटल एनर्जी के क्या होती है बच्चों, इक्वल होती है। यहाँ पर Kn बच्चों हमारे पास में क्या है, गतिज ऊर्जा है, क्या है, गतिज ऊर्जा है। और यहाँ पर En बच्चों हमारे पास में क्या है, कुल ऊर्जा है, क्या है बच्चों, कुल ऊर्जा है। तो हमारे इनका रेशियो पूछा गया है, तो बच्चों रेशियो पूछा गया तो En का हम Kn के अंदर क्या दे देंगे बच्चों, भाग दे देंगे। तो काइनेटिक एनर्जी में हम टोटल एनर्जी का भाग देंगे तो यहाँ माइनस का 1 तो है ही, और बच्चों इसके नीचे 1 भी होता है। अगर मैं 2 लिख रहा हूं तो डेफिनेटली इसके नीचे 1 तो होता ही होता है, जनरल तौर पर अपन लिखते नहीं है। ठीक है ना, तो ये हमारे पास में क्या रहे, -1/1, या फिर मैं कहूं -1/1 हमारे पास में आंसर आ रहा है। और बच्चों ये हमारा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ये हमसे बी ऑप्शन मैच कर रहा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा बच्चों, बी होगा। तो बच्चों एक बहुत बढ़िया बात ये भी है, हमसे ये भी पूछ सकता था वो जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो, या पोटेंशियल एनर्जी या टोटल एनर्जी का रेशियो भी हमसे पूछ सकता है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट के क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों में क्या कह रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु की किसी बोर कक्षा में, कोई भी बोर कक्षा है, चाहे वो n=1 हो सकती है, चाहे वो n=2 हो सकती है, चाहे वो n=3 हो सकती है। ठीक है, उसमें इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी, हमारे पास में गतिज ऊर्जा का और स्थितिज ऊर्जा का क्या पूछा गया है, अनुपात पूछा गया है। तो बच्चों इस बार जो मैंने आपको बता रहा था वही पूछ लिया गया
कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का क्या पूछ लिया गया है बच्चों, रेशियो पूछ लिया गया है। और बच्चों मैंने आपको अच्छी तरीके से बताया था बच्चों, अगर आपके याद हो तो, क्या बच्चों कि मैंने आपको अच्छी तरीके से ये बताया था कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है किसी भी कोश के अंदर, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी होती है, वह उस कोश में उस इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी की क्या होती है, आधी होती है। और नेगेटिव साइन होता है या आधी के परिमाण के बराबर होती है। मैंने ऐसा लिखा था क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी होती है वो हमेशा ऋणात्मक होती है, ठीक है ना। यहां पर आप ये भी बात याद रखना। और काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज क्या होती है बच्चों, पॉजिटिव होती है। तो देखो यहां से हमारे पास में क्या रिलेशन आता है, यहां से हम काइनेटिक एनर्जी का और पोटेंशियल एनर्जी का अनुपात निकाल रहे हैं। तो हम पोटेंशियल एनर्जी का क्या दे देंगे, इसको भाग दे देंगे काइनेटिक एनर्जी में, तो इसको ऐसे लेकर के आ जाएंगे बच्चों। तो हमारे पास में माइनस का चिन्ह ऐसे कैसे रहेगा, ये एक हमारे पास में पर ऐसे कैसे है, नीचे क्या जाएगा 2। तो बच्चों जो हमारे पास में जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, जो अनुपात आएगा वो क्या आएगा, -12 आएगा, -1/2 आएगा, या फिर मैं कह सकता हूं -1:2 आएगा, ठीक है ना, मैं ये कह सकता हूं। और ये हमारा कौन सा ऑप्शन है बच्चों, देखो ये 1/2 है, ये 2 है, ये -1/2 है, ये 2 है। तो देखो बच्चों राइट आंसर क्या होगा हमारे पास में, सी होगा। क्या होगा, सी होगा। क्लियर है बात। तो बच्चों अब आप क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब दीजिए कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या होगा। हाइड्रोजन परमाणु की किसी उत्तेजित अवस्था में, हाइड्रोजन परमाणु की किसी भी उत्तेजित अवस्था में इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा कितनी है, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो इसकी क्या बतानी है आपको, काइनेटिक एनर्जी बतानी है। तो चलो जल्दी से, आपके पास में 1 मिनट का टाइम है, आप इसका जल्दी से जवाब दीजिएगा कि जो हमारे पास में इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या होगी, जिस कोश में यह क्या कर रहा है, उस कोश में, उस उत्तेजित अवस्था में बताइए, जिस उत्तेजित अवस्था की ऊर्जा हमारे पास में दी गई है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जल्दी से बताइए, 1 मिनट का टाइम आपके पास में, तो जल्दी से बताइए बच्चों, चलो जल्दी बताइए। तो चलो बताइए, जल्दी से रिप्लाई कीजिए, फास्ट, जल्दी कमेंट कीजिए, शाबाश। चलो जल्दी रिप्लाई कीजिए, गुड, अच्छा। हाँ, तो अब देखिएगा इसका जवाब क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा। अब देखिए राइट आंसर क्या होगा इसका। तो बच्चों आपको पता है, वैसे तो अपन इसको लॉन्ग कट भी कर सकते हैं और हम इसको बहुत ज्यादा शॉर्टकट भी कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से। पहली बात तो देखो, अगर मैं इसका सॉल्यूशन अगर आपसे शेयर करूं, आपसे सॉल्यूशन बताऊं, तो मैं बच्चों आपको अच्छी तरीके से पता है कि हम जानते हैं, और वो क्या जानते हैं कि जो किसी भी कोश के अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है वह उस कोश की टोटल एनर्जी के परिमाण के क्या होती है, इक्वल होती है। तो बच्चों ये किसी उत्तेजित अवस्था है, हमें नहीं पता कि उत्तेजित अवस्था कौन सी है, लेकिन हम उस उत्तेजित अवस्था का डायरेक्टली मालूम भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा हमें ये दे रखी है। और बच्चों मैं आपको बता दूं, ये n = 2 कोश के लिए ऊर्जा होती है, ठीक है। तो n = 2 कोश के लिए हमारे पास में गतिज ऊर्जा भी निकाल सकते हैं। लेकिन हमको जब डायरेक्टली ये बात पता है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि किसी भी को, अगर आपको पता है कि अगर ये दूसरे कोश के अंदर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा ये है, टोटल ऊर्जा ये है, तो बच्चों आपको पता है इलेक्ट्रॉन की टोटल ऊर्जा का जो मैग्नीट्यूड होता है वो किसके इक्वल होता है,
उस कोष के अंदर इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी के क्या होता है, इक्वल होता है। फर्क कितना है, काइनेटिक एनर्जी होती है वो ऑलवेज पॉजिटिव होती है, और यहाँ इलेक्ट्रॉन की टोटल ऊर्जा होती है वो ऑलवेज नेगेटिव होती है। तो इसी को अगर पॉजिटिव साइन कर दें तो हमारे पास में बच्चों क्या आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। और मैं आपको और भी अच्छी तरीके से सिद्ध कर सकता हूं। आपको सर -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, देखो डायरेक्टली याद है तो आप वैसे ही बता सकते हो। n बराबर दूसरे कोष की है, और बच्चों जब n बराबर दूसरे कोष की अगर मैं काइनेटिक एनर्जी के बारे में मैं अगर बात करूं तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है बच्चों, पॉजिटिव होती है। क्या होती है, पॉजिटिव होती है। हाइड्रोजन एटम है तो Z का मान कितना होगा, 1 है। N का मान बच्चों कितना होगा, 2 है। तो बच्चों हमारे पास में क्या निकल करके आएगा, क्या इंटू 1 बच्चों 4। तो बच्चों ये हमारे पास में क्या निकल करके आएगा, यहां से यही निकल करके आएगा कि जब 4 का भाग देंगे तो हमारे पास 3 चौक 12 और 1 6, हमारे पास में क्या आ जाएगा बच्चों, हमारे पास फिर से 3 चौक क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा भाई। 4 3 12 है, 1 बच गया 1.6, फिर हमने दशमलव लगा लीजिए, पॉइंट हटा दी, 16 हो गए। तो हमारे पास में 4 3 क्या हो गए, 12 आ गए। अरे क्या आ गए बच्चों, भाग देते हैं, 4 चौक 16 आ गई, और यहाँ पर 0 लगाए, ठीक है 3.4। और ये हमारे पास में किस में आ रही है बच्चों, पॉजिटिव आ रही है, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन जब हमारे पास ऑप्शन है तो हमको ये करना ज्यादा बेस्ट होगा, ठीक है ना। वैसे मैं ये भी बता सकता हूँ ये दूसरे कोष की क्यों आई, भाई रख लेंगे टोटल यहाँ पर। ऐसे भी हम कर सकते हैं कि an बराबर -13.6 इंटू Z² अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और ये किसके इक्वल है बच्चों, यहाँ पर ये इसका एनर्जी का मान कितना दे रखा है, यहाँ पर -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाइड्रोजन एटम है, Z का मान 1 हो जाएगा। तो आप इसको जैसे माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर आप n का मान कैलकुलेट करोगे तो 2 आ जाएगा। उससे काइनेटिक एनर्जी मेरा किस सोल्व कर सकते हो, तो ये लॉन्ग कट हो जाएगा बच्चों, तो इसलिए मैंने बिल्कुल शॉर्टकट बताया आपको, ठीक है। तो यहां तक आपके अच्छी तरीके से क्लियर होना चाहिए। अब हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं, ठीक है। आप तो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम चर्चा करते हैं पहले बच्चों। अब हम बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में, कि क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या कहता है। ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन परमाणु की, मतलब एक इलेक्ट्रॉन है कोई हाइड्रोजन एटम में, उसकी n बराबर 10वीं स्थिति, मतलब n बराबर 10। n क्या है, कक्षकों की संख्या है, मुख्य क्वांटम संख्या है, ठीक है ना, जो हमें कक्षा या कोष के बारे में हमें बताती है, ठीक है। तो n बराबर 10वीं स्थिति से निष्कासित करने के लिए ऊर्जा का मान क्या होगा, या ऊर्जा का मान कितना होगा। तो बच्चों जल्दी से कमेंट करके बताइए हमें कि इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करिए। मैं क्वेश्चन एक बार फिर से आपको समझा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा कि कोई हाइड्रोजन एटम है, उसकी 10वीं कक्षा में कोई इलेक्ट्रॉन है, उस 10वीं कक्षा में से उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आप कितनी एनर्जी दोगे, वो एनर्जी आपको कैलकुलेट करके बतानी है। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए, आपको 1 मिनट का टाइम दिया जा रहा है, जल्दी से आप कमेंट करिए और फटाफट आंसर को रिप्लाई कीजिए अपने कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलो जल्दी बताइए। आपको पता है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक से बंधे होते हैं, इलेक्ट्रॉन नाभिक के आकर्षण बल से बंधे होते हैं, अतः इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए हमें कुछ बाहर से कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ती है, जिसके कारण वो इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच का आकर्षण बल टूट जाता है और इलेक्ट्रॉन आसानी से बाहर मुक्त हो जाता है। तो बच्चों जल्दी बताइएगा कि n बराबर है, हाइड्रोजन एटम के लिए n बराबर 10वीं कक्षा से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए हमें कितनी ऊर्जा देनी होगी। तो जल्दी कमेंट करके बताइए, शाबाश, जल्दी से जल्दी आप कमेंट करके बताइए कि क्या होगा इसका राइट आंसर। तो चलो बच्चों देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, हमें क्या दिया गया है, इसका सॉल्यूशन अब आप समझिएगा, शाबाश, आप समझिएगा अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन क्या है,
आपको केवल ये दिया गया है, देखो क्या दिया गया है, गिवन दैट आपको n बराबर 10 दिया गया है और आपको z का मान कितना दिया गया, 1, क्योंकि फॉर हाइड्रोजन एटम आपको ये साइन दे दिया हाइड्रोजन एटम। तो बच्चों हाइड्रोजन एटम के लिए n का मान कितना और z का मान कितना होता है, 1। और बच्चों z क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है। ठीक है, अब देखो आपको ये पूछा गया है n बराबर 10वीं कक्षा से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए कितनी ऊर्जा देनी पड़ेगी। तो बच्चों आप सभी जानते हो जो कोई भी हमारे पास में nवें कक्ष के अंदर जो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होती है वो बच्चों कितनी होती है, -13.6 इंटू Z² अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और बच्चों आपको पता है किसी कक्षा के अंदर इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है वो ऋणात्मक होती है, टोटल एनर्जी होती है वो ऋणात्मक होती है। और बच्चों यहां पर जो नेगेटिव साइन है, यहां पर जो नेगेटिव साइन है वो ये प्रदर्शित करता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक से क्या है, बंधा हुआ है। तो बंधा हुआ है तो हमें इतनी पॉजिटिव ऊर्जा दी जाए, हम इतनी बाहर से इतनी एक्स्ट्रा एनर्जी दें कि वो इलेक्ट्रॉन नाभिक के आकर्षण बल का, इलेक्ट्रॉन नाभिक के आकर्षण बल का नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो आकर्षण बल लग रहा है वो टूट जाए और इलेक्ट्रॉन आसानी से क्या हो जाए, मुक्त हो जाए। तो बच्चों यहां पर जो हम एनर्जी देंगे वो किसमें देंगे, पॉजिटिव देंगे, क्योंकि हम बाहर से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए हम बाहर से एनर्जी दे रहे हैं। तो उसको हम आगे बात करेंगे उत्तेजन विभव और आयनन ऊर्जा के बारे में। तो बच्चों ये इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो दी गई ऊर्जा है वो आयनन ऊर्जा है, जिसके बारे में आगे मैं अलग से आपको बताने वाला हूं, लेकिन ये क्वेश्चन बीच में आ गया। ठीक है, तो यहां पर जो एनर्जी दी जाएगी वो बच्चों कैसे दी जाएगी, पॉजिटिव दी जाएगी। ये आप बात ध्यान से समझना, ठीक है ना। अब समझो अच्छे से, हमारे n बराबर 10 तो प्लस 13.6 इंटू z का मान क्या होगा, 1 का स्क्वायर हमारे पास में 1 ही आ जाएगा। और बच्चों z का मान कितना है हमारे पास में 10, n का मान कितना है 10 है, z का मान कितना है 1 है, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो बच्चों प्लस है 13.6 इंटू 1 अपॉन हमारे 10 का वर्ग कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो बच्चों हमारे पास में जो एनर्जी आएगी वो कितनी आएगी बच्चों, यहाँ पे देखो 1 2 2 0 छोड़े तो 0.136 और ये बच्चों किस में आ गई, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहे हैं इसलिए हम बाहर से एनर्जी दे रहे हैं। तो ये एनर्जी कैसी आएगी बच्चों, पॉजिटिव आएगी। अगर हमसे n बराबर 10वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी पूछा होता तो ये कैसी आती, केवल और केवल माइनस आती। लेकिन बाहर निकाल रहे हैं तो बाहर से एनर्जी देंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच के आकर्षण बल को तोड़ना है, तभी वो इलेक्ट्रॉन बाहर निष्कासित होगा। ठीक है, इसलिए एनर्जी क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। और बच्चों ये हमारे पास में कौन सा ऑप्शन नजर आ रहा है आपको, ये आ रहा है हमें सी हमारा क्या होगा बच्चों, राइट आंसर होगा। क्या होगा, सी हमारा राइट आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर होगा। अब बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा जल्दी सी। तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। चलो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर जो 6 है, आप इसका राइट जवाब बताना है आपको। पहले मैं आपको क्वेश्चन और अच्छे से समझा देता हूं। एक है उत्तेजित हाइड्रोजन परमाणु है हमारे पास में, क्या है, एक एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम है। ये पता नहीं कि उस हाइड्रोजन एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन सी एक्साइटेड स्टेट में है, फर्स्ट में है, सेकंड में है, थर्ड में है, फोर्थ में है, अभी हमें कुछ नहीं पता। आगे बात करते हैं। में एक इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी है, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। बोर सिद्धांत के अनुसार इसका कोणीय संवेग हमें मालूम करना है। तो बच्चों आप इसका जल्दी से कमेंट बॉक्स में जाइए और जल्दी से इसका राइट आंसर रिप्लाई कीजिए। ठीक है, आपको ओनली 1 मिनट का टाइम दिया जा रहा है। चलो स्टार्ट, चलो जल्दी रिप्लाई कीजिए बच्चों कि राइट आंसर क्या होगा हमारे पास में। इसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा, जल्दी रिप्लाई कीजिएगा, जल्दी रिप्लाई कीजिएगा कि राइट आंसर होगा वो क्या होगा बच्चों। जल्दी से बताइए।
इसमें आपको बोर सिद्धांत है उसको यूज करना है और उसकी सहायता से आपको कोणीय संवेग का मान आपको बताना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल ही क्वेश्चन है। अगर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होते हैं बच्चों, तो आप, मैं कहूं कि 5 सेकंड भी नहीं लगाओगे इस क्वेश्चन को आपको सोल्व करने में, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल। तो चलो, हाँ शाबाश। अब देखिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। पहले तो मैं आपको इसका बिल्कुल शॉर्टकट जो हमारे पास में बिल्कुल, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप है, ऑब्जेक्टिव मैंने आपको ऑप्शन दिए हैं, तो क्यों ना हमको बहुत ही शॉर्टकट अप्रोच लगानी आनी चाहिए, क्योंकि 12th बाद में हम बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे, उनमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ही आते हैं, ठीक है। तो किस तरीके से सोल्व करना है, तो बच्चों आपको पता है बोर सिद्धांत के अनुसार, आप सभी जानते हो, क्या जानते हो कि बोर सिद्धांत के अनुसार जो आपके पास कोणीय संवेग होता है, क्या होता है बच्चों, कोणीय संवेग, जिसको हम L से प्रदर्शित करते हैं, L बराबर mvr, वो बच्चों h/2π का क्या होता है, पूर्ण गुणज होता है। तो बच्चों आपको h/2π तो सबके अंदर है, लेकिन आपको यहां पर n की वैल्यू पता करना है। और बच्चों अगर आपको मैं बताऊं, यहां पर एनर्जी 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दी गई है, तो बच्चों आपको अच्छी तरीके से पता है ये n बराबर दूसरे कोष की क्या है, एनर्जी है। तो n का मान 2 आ गया। जैसे ही आप यहां पर 2 रखोगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो h/π ये हमारे पास में, ए ही हमारे पास में राइट आंसर आ जाएगा। तो देखो यहां पर बहुत जल्दी हम इस प्रकार से क्या निकाल सकते हैं, आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन बच्चों मैं आपको बिल्कुल अपने बोर्ड एग्जाम लेवल से भी इस क्वेश्चन को मैं आपको सोल्व करना सिखाता हूं। अब ध्यान से समझिएगा, क्या समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। हमें क्या दे रखा है, ध्यान से देखिएगा। हमें बच्चों, हमें ये नहीं दे रखा कि उत्तेजित अवस्था कौन सी है, तो मान लिया हमने ये जो दे रखा है वो किसी En कोष की जो एनर्जी है, और ये En कोष की जो एनर्जी दी गई है वो हमारे पास में बच्चों कितनी की दी गई है, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। और आपको पता है En बराबर है, टोटल ऊर्जा बराबर क्या होता है, -13.6 इंटू Z²/n², -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहां माइनस से माइनस क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, दोनों तरफ है। यहां हाइड्रोजन एटम है, तो बच्चों Z का मान हमारे पास में कितना होगा, Z का मान इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी कैंसिल हो जाएगा, दोनों तरफ है, भाग जाकर ये कैंसिल हो जाएंगे। Z का मान कितना है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर बच्चों क्या होता है, 1 ही होता है। तो बच्चों यहां से हम n की वैल्यू ज्ञात करना चाहते हैं, तो जैसे ही मैं n को इधर लेके जाऊंगा और 3.4 को इसके भाग में लेके आऊंगा, और बच्चों जब मैं इसको ध्यान से देखिएगा, मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो बच्चों 13.6 को 1 से 13.6 ही आएगा, और नीचे 3.4। ध्यान से समझिएगा बच्चों, यहाँ n², अगर मैं इसके स्क्वायर हटाऊंगा तो बच्चों यहां पर क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। ध्यान से समझिएगा, और इसको यहां पर देखो 1 दशमलव छोड़ के, एक संख्या छोड़ के दशमलव है, एक संख्या छोड़ करके दशमलव है, तो यहां सर 136 बटे क्या आ गए, 34 आ गए। और आपको पता है जब 136 में मैं 34 का भाग दूंगा तो बच्चों कितनी बार जाएगा, 4 बार, और 4 का रूट कितना जाएगा, 2। n का मान आपके पास क्या आ गया, 2 आ गया। तो बच्चों आपको अच्छी तरीके से पता है जो कोणीय संवेग होगा L बराबर mvr, वो n h/ क्या होता है, 2π होता है, और n का मान आपके पास में क्या आ गया, 2 आ गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो बच्चों h/π, और ये आपका कौन सा ऑप्शन होगा बच्चों, ए ऑप्शन होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन हमारा राइट होगा। तो चलो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जाइए और वहां जाकर के आप अच्छे से कमेंट कीजिए कि सर हमारा ये डाउट है, हमारा ये डाउट दूर किया जाए। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। चलो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या कह रहा है, क्या कहा गया है कि नीचे दिए गए प्राचलों में से, हमें नीचे कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, कुछ हमें नीचे दिए गए ऑप्शन हैं, इनमें से कौन सा सभी हाइड्रोजन सदृश्य आयनों के लिए इनकी मूल अवस्थाओं में क्या होता है, समान होता है।
हमारे पास में कोई हाइड्रोजन सदृश्य आयन है, मतलब जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है, जैसे हीलियम पॉजिटिव, लिथियम 2 पॉजिटिव, ऐसे हमारे पास में और भी आयन है, उनकी मूल अवस्था में इनमें से कौन सा प्राचल है जो सभी के मूल अवस्था में समान होगा। या फिर मैं फॉर एग्जांपल के लिए इस क्वेश्चन को आपको ऐसे भी मैं क्लियर कर सकता हूं बच्चों कि हमारे पास में एक तो जैसे हाइड्रोजन हो गया खुद, एक हमारे पास में हीलियम पॉजिटिव हो गया, एक लिथियम डबल पॉजिटिव हो गया। इनकी मूल अवस्था में, मूल अवस्था का मतलब सभी की सभी n बराबर 1, ये n बराबर 1 मूल अवस्था होती है। इनकी मूल अवस्था में कौन सा प्राचल है जो समान होता है, समान होता है मतलब इन तीनों की मूल अवस्था में क्या कक्षीय वेग तीनों का समान होगा, क्या तीनों की कक्षीय त्रिज्या समान होगी, या तीनों का परमाणु ऊर्जा समान होगा, या तीनों के इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग समान होगा। तो बच्चों जल्दी से कमेंट करके हमें बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। आपके पास ओनली 30 सेकंड का टाइम है, जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा, जल्दी से, तो जल्दी रिप्लाई कीजिएगा, शाबाश, जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा। शाबाश, जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा। तो बच्चों जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा, क्या आंसर होगा हमारा, चलिए देखिएगा। तो बच्चों यहां से हमारा जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले मैं बात करता हूं इलेक्ट्रॉन की कक्षीय चाल। आपको पता है जो इलेक्ट्रॉन की जो कक्षीय चाल होती है बच्चों, जो हमारे पास में जो Vn होता है, Vn होता है वो क्या होता है 2.2 इंटू 10 की पावर माइनस है, सॉरी ध्यान से समझिएगा। कक्षीय वेग एक तो क्या देखो कक्षीय चाल है, या मैं कक्षीय वेग के बारे में बात कर सकता हूं। बात हमारे पास में बच्चों एक ही है, तो ये क्या होती है 2.2 इंटू 10 की पावर 6 है, 10 की पावर 6 मीटर प्रति सेकंड है, मीटर प्रति सेकंड चलो बाद में लगा लेंगे, इंटू हमारे पास में Z/n स्क्वायर, Z/n सॉरी यही है हमारे पास में मीटर प्रति सेकंड भी है, और हमारे पास में जो त्रिज्या है बच्चों वो त्रिज्या क्या होगी 0.529 इंटू n स्क्वायर अपॉन जेड, ये हमारे पास किसमें आ गई बच्चों 10 की पावर माइनस 10 इंटू n स्क्वायर अपॉन जेड, ये आ गई हमारे पास में मीटर में। जब मैं इसको 10 की पावर माइनस 10 को हटा दूं तो एंगस्ट्रॉम लिख सकता हूं। और हमारे पास में बच्चों जो nवें कक्ष की जो एनर्जी होती है वो कितनी होगी -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ध्यान से समझिएगा n बराबर 1 बच्चों, यहां पर भी n बराबर 1 लिख देंगे, यहां पर भी n बराबर 1 लिख देंगे, सॉरी यहां पर भी n बराबर क्या लिख देंगे 1, यहां पर भी n बराबर 1 लिख देंगे। लेकिन बच्चों इन तीनों के लिए z का मान अलग अलग है, z का मान 1 है, z का मान 2 है, z का मान 3 है। तो बच्चों z का मान अलग अलग होने के कारण इनका जो मान आएगा मूल अवस्था के अंदर वो मान क्या आएगा अलग अलग आएगा। तो बच्चों हमारे पास में जो ऑप्शन होगा कक्षीय चाल भी नहीं होगी, कक्षीय त्रिज्या भी नहीं होगी, और परमाणु की ऊर्जा भी नहीं होगी। जब 4 में से 3 नहीं होगा तो चौथा हमारा क्या होगा राइट होगा। और बच्चों इलेक्ट्रॉन का जो कोणीय संवेग होता है ln mvr वो क्या होता है h/2π का पूर्ण गुणज। और बच्चों ये किस पर डिपेंड करता है, केवल और केवल यहाँ n पर, और n सभी के लिए कितनी है 1 है। तो बच्चों ये तीनों एटम के लिए हमारे पास में कक्षीय कोणीय संवेग क्या होगा समान होगा। अच्छे तरीके से क्लियर। तो अगर अभी फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट कीजिए कि सर हमारे ये डाउट है। तो चलो बच्चों आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिएगा। तो स्क्रीनशॉट आप सभी ने ले लिया होगा। तो बच्चों आज मैंने इस क्लास के अंदर एक क्वेश्चन सोल्व करवाए हैं। ठीक है बच्चों, आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, और बच्चों हम नेक्स्ट क्लास में हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा के बारे में पढ़ेंगे। हम श्रेणी पढ़ेंगे, लाइबर, बामर, पाशन, उसकी लैम्डा हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इन सभी चीजों के बारे में हम बच्चों डिटेल से बात करने वाले हैं।
और बच्चों क्लास पसंद आई है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और बच्चों देखो हमारा न्यूमेरिकल पोर्शन भी स्ट्रांग होना चाहिए। हम एक एक टॉपिक पर अच्छी तरीके से न्यूमेरिकल करेंगे, रीजनिंग करेंगे अच्छी तरीके से, तो बच्चों हमारी डेफिनेटली बहुत अच्छी तरीके से हमारी फिजिक्स मजबूत होती चली जाएगी, हमें कोई घबराने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, तो बच्चों चलिए चलते हैं, बाय बाय। हमारी आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। ठीक है, आज की क्लास तक को यहीं तक रखते हैं, फिर हम नेक्स्ट अपनी अगली क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।